गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडिटोरिया का फुल लेंथ टेस्ट 4 का डिस्कशन। हमने 3 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे पिछले जो हमने डिस्कस किए उसको आप पीछे जाकर चैनल में देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य? सुशीमा, सांची, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रादमन या फिर विष्णुगुप्ता? तो इसका आंसर क्या होगा? सांची। क्यों? क्योंकि जो सुशीमा है, ये क्या है? ये इल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसारा। ये किसका सन सबसे बड़ा बेटा है? ये बिंदुसारा का सबसे बड़ा बेटा है। और बिंदुसारा किसका बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रारमन जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो वेस्टर्न इंडिया को जब ये कन्क्वेयर किए थे ना, वेस्टर्न इंडिया, तो ये इसी से मिलता है। वेस्टर्न इंडिया का कन्क्वेयर जब जीते थे। ठीक है। और विष्णुगुप्ता को ना, विष्णुगुप्ता को चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, चाणक्य। और ये क्या है? ये है पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये क्या है? 322 से लेकर के 298 BC। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षा? ठीक है, तो हर्षा किस टाइम में आसाम का रूलर कौन था? असवद जहां, या फिर भास्करा वर्मन, किंग दाहिर, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव? तो ये कौन था? ये भास्करा वर्मा था। ठीक है। और हर्षवर्धन ने भास्करा वर्मा को क्या कहा था? साका साका फ्रेंड। ठीक है, साका फ्रेंड, यानी कि साका का फ्रेंड। कौन बोला था? हर्षवर्धन। किसको बोला था? भास्करा वर्मन को। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हर्षवर्धन किस टाइम पे कौन आया था? चाइना से ये आया था, हियून हियून तसांग। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से जानवर को नहीं जानते थे? एलिफेंट, हॉर्स, बुल, या फिर नॉन ऑफ द? तो देखो, एलिफेंट और बुल के तो साक्ष्य मिले हैं। तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति का जो फेस मिला है, उसके नीचे वही लोग हैं ना, ये सारे एलिफेंट और बुल हैं। इसमें किसका नहीं मिला है? हॉर्स का नहीं मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा इज नॉन एज? साउथ ऑफ गंगा वाला जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? आर्यावर्ता, तक्षशिला, चोला, या फिर नन ऑफ द अबव? तो साउथ ऑफ गंगा को बोलते थे मगधा। मगध जो है ना, इसको मगधा बोलते थे, मगध बोलते थे। तो मगध नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। आर्यावर्ता कब था? ये आर्यावर्ता था वैदिक ईरा में। ठीक है, ये वैदिक ईरा में, वैदिक ईरा में जो मेंशनड है महाभारत, किसमें? महाभारत में। महाभारत में मेंशनड है वैदिक ईरा में। इसको क्या बोलते थे? आर्यावर्त बोलते थे। तक्षशिला कहाँ पर? ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ पे? ये नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है। और चोला क्या है? ये चोला था साउथ ऑफ गोदावरी। क्या था? साउथ ऑफ गोदावरी। ठीक है, ये गोदावरी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर्स पॉपुलेटेड एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी इनमें से कौन सा फिलॉसफी बताता है एटॉमिक थ्योरी के बारे में? योगा, न्याय, सामख्या, या फिर वैशेषिका? ठीक है, तो ये आंसर क्या है इसका? वैशेषिका। ठीक है, इसके जो प्रोफाउंडर थे वो कौन थे? कनाडा। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। सामख्या के कौन थे? कपिल मुनि। कपिल मुनि, सामख्या। ठीक है। न्याय के कौन थे? गौतमा। ठीक है। और योगा के कौन थे? पतंजलि। ये सब नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। और ये वैशेषिका को क्या बोलते हैं? मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। ठीक है, तो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। ठीक, फिलॉसफी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? मतलब उर्दू की तरह किसको लिखा जाता था? ब्रह्मी, शारदा, खारसोती, या फिर नंदना गरी? तो ये क्या था? ये खारसोती। खारसोती आपको कौन से पार्ट में मिलेगा? वही नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ना, जो कि अफगानिस्तान वगैरह है। कहाँ पे? अफगानिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना है। ब्रह्मी तो आपका सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, ये तो सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, ये हिंदी की तरह लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म जिले इलाही फर्स्ट यूज्ड बाय? जिले इलाही जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज करा? जिले इलाही का मतलब क्या होता है? पहले ये होता है शेडो ऑफ गॉड। ठीक है, ये हमने पिछले इसमें बताया था ना, शेडो ऑफ गॉड। ठीक, तो इसका सबसे ये टर्म अपने आप के लिए किसने यूज किया था? ये किया था बलबन ने। ठीक है, ये किसने किया था? बलबन, जिसका टाइम पीरियड किया 1266 से लेकर के
1287। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर आल्सो नोन एज हजार दिनारा, ठीक है, हजार दिनारा वाज ब्रॉट बाय हुम, किसने लाया था मलिक कफूर को? मलिक कफूर को हजार दिनारा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसको कौन लाए थे? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान या फिर मोर देन वन ऑफ दी। इसको कौन लाया था? ये नुसरत खान। ठीक है। कब? जब नुसरत खान ने गुजरात पर चढ़ाई की थी। ठीक है। कब? गुजरात कैंपेन के समय। ठीक है। इसको हजार दिनारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नुसरत खान ने इनको खरीदा था ये स्लेब के रूप में मलिक काफूर को, कितने? 1000 दिनार में। ठीक है, 1000 दिनार में। ठीक है, इसलिए इसको 1000 दिनारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग। आपको मैच करना है कि कौन से सचिव किसको बोलते हैं, पेशवा किसको बोलते हैं, सुमंत किसको बोलते हैं, या अमत्य। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये सारी चीज़ें दी है, ये क्या किससे रिलेटेड है? ये अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ क्या है? मराठा। क्या है? अष्टप्रधान सिस्टम, प्रधान सिस्टम जो था किसका? मराठा का। ठीक है, उससे रिलेटेड ये टर्म्स है, ये ध्यान रखना है, अष्टप्रधान। तो सबसे पहले सचिव किसको बोलते थे? क्योंकि इंचार्ज ऑफ कोरस्पॉन्डेंस। पेशवा प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे। सुमंत किसको बोलते थे? सुमंत बोलते थे, या फिर इसी को बोलते थे दाबीर, सुमंत या फिर दाबीर। ठीक है, ये किसको बोलते थे? ये फॉरेन मिनिस्टर को। अमत्य किसको बोलते थे? फाइनेंस मिनिस्टर को। अमंत किसको बोलते थे? फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर। ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर। तो अब आप देख लो इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है। और ये अष्टप्रधान में तो ये 4 टर्म थे, और अगला 4 टर्म क्या है? नेक्स्ट 4 टर्म्स वो बता देता हूँ। नेक्स्ट 4 टर्म्स थे आपके, एक थे वाक्या निवास। क्या थे? वाक्या निवास। ठीक है। ये क्या था इसका मतलब? इसका मतलब था कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह को जो बताते थे वो कौन बताते थे? कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा सेनापति, आपको बताइए ये सेनापति क्या होता है? ठीक है, मिलिट्री से रिलेटेड है। ठीक है। और पंडित राव, ये पंडित राव, तो ये पंडित राव किससे रिलेटेड? रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड होगा। और न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश किससे रिलेटेड होगा? जस्टिस से रिलेटेड। ठीक है, ये 4 प्लस वो 4 8। अगला क्वेश्चन है, फतुहात आलमगिरी वॉज रिटन बाय। फतुहात आलमगिरी किसने लिखा था? हरिदास, बिश्मेन, या ईश्वर नागर, या रणवतीस। तो ईश्वर दास नागर ने लिखा था। क्या? ये फतुहात आलमगिरी। ठीक है, इस पे औरंगजेब पे है। तो और अगला क्वेश्चन है फिर, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड द सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नागलापुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम। तो कौन सा रूलर है जिसने नागलापुरम एक शहर बसाया और उसको अपनी माँ के नाम पे रखा? तो वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते? ये विजयनगर अंपायर के, लेकिन डायनेस्टी का क्या है? तुलवा। ठीक है, तुलवा डायनेस्टी से है। और ये उसमें मराठा में क्या था? अष्टप्रधान में। तो ये जो सिस्टम था इनके पास, ये क्या था? अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गा। ठीक है, दिग्गज, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये अष्टदिग्गज इसी के कोर्ट में रहते थे। किसके? कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड मैकॉलो इशू हिज फेमस माइन्यूट। ठीक है, मैकैलो माइन्यूट जो है वो कब आया था? 12 फरवरी 1835, या 12 फरवरी 1836, या 2 फरवरी 1835, या फिर 1 फरवरी 1835। तो इसका आंसर क्या है? 2 फरवरी 1835। इसी को बोलते हैं मैकैलो माइन्यूट। कब? 1835। ठीक है। और इसका रिकमेंडेशन क्या था? रिकमेंडेशन ये था मैकैलो माइन्यूट का कि हायर एजुकेशन में ना, बोले तो ये इसका कहना था कि हायर एजुकेशन में क्या हो? इंग्लिश मीडियम हो। कौन सा? इंग्लिश मीडियम। ठीक है, हायर एजुकेशन में, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, कि कौन 1857 के युद्ध में कौन कहाँ से थे। ठीक है, तो आपको ये पता है कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर। ठीक है। और आपकी हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ। खान बहादुर कहाँ से थे? खान बहादुर साहब थे आपके बरेली से। ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैज़ाबाद। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैज़ाबाद। अब उस तरह से आप इसको मैच करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वाइसराय डिसेंट्रलाइज्ड द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज किसने किया? मायो, कर्जन, रिपन, या फिर मोर देन वन ऑफ द। ये किसने किया था? मायो ने किया था। अभी हमने मायो के बारे में क्या पढ़ा? कि मायो के बारे में नहीं, वो तो मैकैलो माइन्यूट पढ़े ना। ठीक है। तो ये मायो साहब ने क्या किया था? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है। और इसी के समय में फर्स्ट सेंसस हुआ, याद रखना, फर्स्ट सेंसस।
ठीक है, ये 1872 में इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड कब हुआ था? सिंक्रोनाइज्ड हुआ था आपका क्या बोलते हैं 1881 में। फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था? 1881 में। नेक्स्ट सेंसस कब होगा हमारा? 2027 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और मायू के समय ही क्या आया था? इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस, इंडियन इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स भी आया था। क्या आया था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स भी किसके समय? मायू के समय ही आया था। तो आंसर क्या है इसका? मायू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलॉड कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंडेड ऑब्जेक्टेबल। बिल्कुल सही है। और अगला है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज नॉट ऑब्जेक्टेबल। ठीक है, नहीं, ये कहाँ से होगा? ये तो ये गलत है ना, नॉट ऑब्जेक्टेबल कैसे हो जाएगा? ठीक है, और दूसरा है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्टेबल। हाँ, ये है। ठीक है, नॉट ऑब्जेक्टेबल वाले में नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि ए और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कब आया था? 1878 में। किसके? लॉर्ड लिप्टन। ये ध्यान रखना है आपको, लॉर्ड लिप्टन लाया था इसको। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विच न्यूज़ पेपर रोट द फॉलोइंग अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज क्या लिखा था कि इज द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ कंट्री एंड विल लीड टू गुड ऑफ इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्रीमेन। तो ये जो बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए किसने लिखी? कौन सी पेपर ने लिखी थी? इंडियन मिरर, न्यूयॉर्क टाइम्स, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये कौन था? दी इंडियन मिरर। ठीक है, और इंडियन मिरर को के फाउंडर कौन थे? ध्यान रखना, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। कब? 1862 में। 1862 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, ये ध्यान रखना है सारा। अगला क्वेश्चन है कि मैच करना है आपको कि कौन सा कौन से समाज है और किसने इनको फाउंड किया था। ठीक है, ब्रह्मो समाज को किसने किया था? ये राजा राममोहन राय ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये है गोपाल कृष्ण गोखले। और विधवा विवाह समाज ये कौन? विष्णु पंडित शास्त्री। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किए थे? ये 1828 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक कब? 1905 में। और विधवा विवाह समाज ये विष्णु शास्त्री पंडित कब लाए थे? ये लाए थे 1856 में। ठीक है, बस जस्ट एक साल पहले 1857 रिवॉल्ट की। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू हाईलाइट दी हार्डशिप फेस्ड बाय पीजेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश विच न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करे थे? तो लोक संग्रह या फिर द ब्रोकन विंग या इंडियन नेशन या निर्बल सेवक। ये किए थे लोक संग्रह। स्वामी सहजानंद जो है ना ऑल इंडिया किसान सभा भी का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। कब? 1936 में। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका जो बायोग्राफी है वो क्या है? मेरा जीवन संघर्ष। ठीक है, संघर्ष, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है हु रॉट न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड। सुरेंद्र नाथ, अरविंदो घोष, मोतीलाल घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक। ये लिखे थे कौन? अरविंदो घोष। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है इसके अलावा अरविंदो घोष ने ये भी लिखे थे गीता रहस्य, एसे ऑन गीता, सॉरी एसे ऑन गीता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिंथेसिस ऑफ योगा भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन है दी 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय। इसको किसने एडिट किया था? इसको एडिट किया था पीएन ओझा जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि कौन सा ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ थे। ठीक है, तो स्वदेश सेवक होम ये कहाँ था? ये इनका वैंकूवर ही था। ये क्या था?
स्वदेश सेवक होम वैंकूवर, ये क्या है, कनाडा में, ठीक। यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये कहाँ, सिएटल, ये भी सही सेम है। युगांतर आश्रम कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में उसका हेडक्वार्टर। आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर कहाँ, रंगून में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये सारा इसी में, तो ध्यान रखना है कहाँ पे, स्वदेश सेवक होम वैंकूवर और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, युगांतरण आश्रम सैन फ्रांसिस्को, INA या आजाद हिंद फौज रंगून, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कौन सा फीचर नहीं था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सही बात है, इसमें किया था। और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, सही है। अप्रेजल ऑफ एक्ट ऑफ 1935 या प्रपोजल ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन था, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट्स वेर एस्टैब्लिश्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले रैयत सरकार खेड़ा गुजरात या परती सरकार 17 महाराष्ट्र, बिल्कुल ये सही है, परती सरकार। प्रजामंडल तलचार उड़ीसा, ये भी सही है। जातीय सरकार तामलुक बंगाल, ये भी सही है, ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये परती सरकार जो 17 महाराष्ट्र में बना था ना, इसके लीडर कौन थे, ये लीडर थे नाना पाटिल, ठीक है, नाना पाटिल इसके लीडर थे। और दूसरा वाई बी चवन, ये दोनों नाम याद रखना, किससे रिलेटेड, ये है 17 से रिलेटेड, ठीक है। 17 पैरेलल गवर्नमेंट जो बनी थी, ठीक है। और उसको क्या बोलते थे, परती सरकार, ये भी ध्यान रखना है। प्रजामंडल तलचार उड़ीसा में बना था। जातीय सरकार, अच्छा ये जातीय सरकार तामलुक वेस्ट बंगाल में। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सबसे लॉन्गेस्ट था, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक ये पैरेलल गवर्नमेंट बना करके रखे थे, कौन, 17 वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक बेसिस ऑफ ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया चाइना इंग्लैंड, सिल्क, ओपियम, ब्लैक पीपर या फिर मोर देन वन। तो आपको पता है ये ओपियम, यहाँ से ओपियम कहाँ जाता था, चाइना में, ठीक है। और चाइना से जो टी और सिल्क लेता था कौन, आपके इंग्लैंड वाले, और फिर इंग्लैंड से हमारे यहाँ क्या आता था, फिनिश्ड गुड। तो ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 में लॉर्ड मायोज का जो रिजोल्यूशन आता है उसमें से कौन सा करेक्ट है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल प्रोविंशियल फाइनेंस, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेयर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। तीसरा स्टेटमेंट है इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग इम्पार्शियलिटी। और चौथा स्टेटमेंट है इट फोकस्ड ऑन एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। तो आपको ये है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, ठीक है। इन्होंने बाइफर्केट किया था सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंस को, और एम्पावर करा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और अटेम्प्ट किया था कि उसमें जो इम्पार्शियलिटी वगैरह है उसको ठीक ठाक करने का, और फोकस था एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंसेस। तो बोला है कि विच ऑफ द करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, होम रूल, सूरत स्प्लिट, खेरा सत्याग्रह, मॉडल मिंटो रिफॉर्म। तो आपको बोला इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। तो होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, ये 1916 में। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में, 1907 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। और मॉडल मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था, 1909 में। तो आप इससे सजा लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2, 4, 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो आपको ये याद रखने, बाकी क्वेश्चन आसान था। और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक का पहला यूज कब करे थे, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक या रॉलेट सत्याग्रह या नॉन ऑफ द। ये अहमदाबाद स्ट्राइक में सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था, ये पहली बार हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये फर्स्ट मास मूवमेंट था गांधी जी का, ठीक है, मास मूवमेंट, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम वेयर। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो विनोबा भावे ने कहाँ से स्टार्ट करा था, पुन्नापरा वेलार या केरला से, या फिर नादिया इन खेरा डिस्ट्रिक्ट से, या फिर पवनार महाराष्ट्र से, या पोलवरम आंध्र प्रदेश से। ये कहाँ से स्टार्ट किए थे, पवनार महाराष्ट्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कांग्रेस टुक क्रिटिकल stand over the Montagu-Chelmsford reform in 1918 which led to break up with the old moderates remnants। कौन, सरपू, जयकर और चिंतामणि, ये सारे अलग हो गए थे इस मोंटागो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद। और ये लोग ने क्या फॉर्म करा था वो आपको बताना है। वो क्या कहता है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्वराज पार्टी, या फिर नॉन ऑफ दी। तो ये क्या किए थे, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो ये कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज पार्टी तो आपको ये मोतीलाल नेहरू और उनके साथ कौन थे,
CR दास, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, द इंडियन नेशनल लिबरल किसने करा था, सरपू, जयकर और चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द स्ट्रीट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेट रेडियो स्टेशन किसने बनाया था, ठीक है। तो आपको ये बताना है, उषा मेहता, सुभाष सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी या फिर एनी बेसेंट। ये कौन थी, उषा मेहता। कौन थी, उषा मेहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू टेस्ला। टेस्ला के इक्विवेलेंट कौन है, एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये PYQ है 2000 ये 70th BPSC वाला। तो ये क्या है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। ये क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ला, ठीक। अगला क्वेश्चन, ए बस इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ एंड सडनली टेक्स द शार्प टर्न टू द राइट साइड, द पैसेंजर इनसाइड द बस विल टेंड टू बेंड टुवर्ड्स राइट साइड, फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड या विल रिमेन इन। देखो अब ये बस ऐसी चल रही, ठीक है, अचानक से ये ऐसे राइट टर्न ली, तो आपका जो मूवमेंट है ये बस राइट टर्न लेगी तो आप इस साइड लेफ्ट की तरह झटके खाओगे, ठीक है। अगर वो सीधे में ब्रेक लेती है तो आप आगे की तरफ फेंका जाते हो, ठीक है, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। तो आंसर क्या होगा, बेंड्स लेफ्ट साइड। आप बस ये बस इधर जाएगी, अचानक मुड़ेगी तो आप इस साइड को, उसके लेफ्ट साइड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिफोर प्लेइंग एन ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्ट a sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he or she is adjusting. क्या एडजस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, नॉन ऑफ द अबव। तो ये आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे आपको जब भी साइंस में आंसर मारो, अगर नहीं पता है, वैसे तो ये सिंपल है, तो आप जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ हो या फिर जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस द रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप रिमेन सेम, डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। तो जितना ज़्यादा बड़ा करोगे डायमीटर को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, उतना ज़्यादा इसमें क्या आएगा, उतना ज़्यादा आपका लाइट्स आएंगे, ठीक है। मतलब जितना बड़ा होगा डायमीटर उतनी ज़्यादा लाइट्स एब्जॉर्ब होंगे, तो उतनी ज़्यादा दूर तक देखेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा रिजोल्यूशन, ठीक है। छोटा होगा तो इसमें कम लाइट आएगा ना, तो कम लाइट आएगा तो बहुत कम दूर तक वाले को देख पाओगे, बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा लाइट आएगा तो आप ज़्यादा दूर तक देख सकते हो, ठीक है। यानी कि डायमीटर इंक्रीज करेगा तो रिजोल्यूशन पावर भी इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक। ये भी 70th BPSC का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज of the object. What should be the position of the object at the center of curvature, between focus and center of curvature, beyond center of curvature, on focus। तो आपको एक बताना है कि कहाँ पर सेम होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप रहते हैं तभी आपका ये क्या होता है, एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर होगा तो आपका इमेज भी सेम होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये फर्स्ट वाले केस में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पे, ठीक है। और क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा। ऑब्जेक्ट अगर बी में क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इमेज जो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा इमेज बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और क्या होगा, इक्वल साइज बट इन्वर्टेड। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर चला जाएगा तो इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और बनेगा कहाँ पर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ई में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इसका कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस और क्या बोलते हैं पोल के बीच में रहेगा तो इमेज इसका क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। और तो बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द रजिस्टर इज 2 किलो ओम देन रेजिस्टेंस ऑफ अदर, और कंबाइन कितना है, तो क्या होता है 1/R इज इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कंबाइंड कितना है 1/2, तो 1/R1 कितना है, नहीं 1.403 है ना, ये कंबाइंड वाला 1/R। 1/R1 कितना है 1/2 प्लस 1/R2। बस इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा 4.7। अगला क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर कोइंसाइड। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कब कोइंसाइड कर जाता है, ठीक है। तो पहले फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है 9/5
सी प्लस 32 डिग्री, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे सी का वैल्यू आप 9/5 इंटू -40 डालोगे प्लस 32, तो ये इक्वल टू कितना होगा, ये भी -40 हो जाएगा। देखो कैसे, 5×8 = 40, तो ये कितना होगा -72 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, -40 होगा। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज क्या है, 1300 से 3900 एंगस्ट्रॉम, या फिर 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 से 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 से 9800, ये कितना है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब आपको ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सही है, एमीटर से करंट मापते हैं बिल्कुल सही है, पोटेंशियोमीटर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापते हैं, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, और गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि ये क्या करते हैं, इससे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कोरंडम एंड क्रायोलाइट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ, किसका है, एल्युमिनियम, सिल्वर, टिन या फिर आयरन, तो ये क्या है, एल्युमिनियम का है। और कोरंडम का फॉर्मूला क्या है आपका, Al2O3, तो किसका, एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है ये क्या है, Na3Alf6, तो यहाँ पे भी क्या एल्युमिनियम है, तो इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए सबसे पहले जो प्रपोज करा था मॉडल किसने करा था, हम लोग पिछले वाले टेस्ट में भी यही क्वेश्चन था, बट डिफरेंट लैंग्वेज में था, तो आंसर क्या होगा, J.J. थॉमसन, ठीक है। इसने पहला मॉडल क्या दिया था, पलम पडिंग मॉडल, ठीक है, मॉडल। इन्होंने ही डिस्कवरी किसका करा था, इलेक्ट्रॉन का, ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच गैस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड यस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यस, मीथेन ये सर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये कौन कहता है बात, ये कहता है बात आपका एवोगाड्रोज लॉ। पिछले इसमें हमने इन सबको भी क्या बोलते हैं देखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैसेस स्टेट भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेस स्टेट तीनों एक साथ अगर अवेलेबल है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज करता है 3 से 6, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो पीएच का फुल फॉर्मूला होता क्या, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो पीएच का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस को इधर भेज दो, -3 इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन। अब जब लॉग हटाते हो तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पे बेस 10 होता है ना, तो ये आ जाता है यहाँ पर और ये पावर में चला जाता है, तो H+ इक्वल टू H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻3। उसी तरह अब किस में बदल गया, वो 6 में चला गया, तो जब यहाँ पे 6 रखोगे तो इसी तरह माइनस लॉग ऑफ, अगर H1+ का कॉन्सेंट्रेशन मान लो चेंज हो गया, ठीक है, तो चेंज होकर के इसको भी H1+ का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बताओ ये 10⁻⁻3 था, वो क्या बन गया, 10⁻⁻6, तो क्या होगा, 1000 टाइम घट गया, तो डिक्रीजेज बाय 1000 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दी क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 and 20 रिस्पेक्टिवली। मास नंबर क्या होता है भाई, मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, तो न्यूट्रॉन तो चलो आपको हो जाएगा कितना 20। अब प्रोटॉन के बारे में बात करना है, हमको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 18, तो टोटल क्या हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जिसको दोबारा हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, तो क्या रस्टिंग ऑफ आयरन कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ वाटर यस, उसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं। वुड बर्निंग जब बर्न हो जाएगा तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये भी अगर कर्ड बन गया तो दोबारा मिल्क नहीं बनेगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको पता है ये किसमें है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसमें होता है, सिल्वर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेसेंस और बल्कि क्या है, बकी बॉल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ये जो है ये कितने कार्बन एटम का बना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 60 कार्बन, इसको बोलते हैं C60, पढ़े हो ना, बक मिनरल्स फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं C60। इसमें क्या होता है 20 हेक्सागोनल, ये ध्यान रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं, पेंटागोनल रिंग्स,
ठीक है, कितना 20 और 12। हेक्सा, हेक्सा बड़ा होता है, पेंटा छोटा होता है, तो हेक्सा जो बड़ा है उसमें 20 है और जो छोटा है उसमें 12 है। ठीक है, 12 20। अगला क्वेश्चन है, बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ ब्रांचेज, एट द टिप ऑफ ब्रांचेज या फिर एट द बेस ऑफ द लीव्स। तो ये होता है लीव्स के, जब लीव्स होता है, जैसे ये देख रहे हो ना लीव्स, ये लीव्स के पास यहाँ पर भी, यहाँ होता है ना, ये मान के चलो ये लीव्स है तो यहाँ पे बर्ड्स आता है। ठीक है, जहाँ लीव्स होगा वहाँ पे बर्ड निकलता है। ठीक है, और टिप पे भी निकलता है, जैसे इसमें ऐसे करके टिप पे भी बर्ड्स आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीवर स्टोर्स ए बी सी डी या फिर विटामिन ए और बी ओनली या फिर ए बी सी ओनली। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि लीवर जो स्टोर करता है ना, ये करता है कीड़ा, KEDA, क्या है, कीड़ा, कीड़ा को, यानी कि ये सारे विटामिन को वो स्टोर करता है। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। और ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल है। ठीक है, फैट सोल्यूबल, यानी कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उसको स्टोर करता है कौन, लीवर। इसके अलावा एक नॉन फैट सोल्यूबल है, वो क्या है, वो है विटामिन B12। ठीक है, जिसको कोबालामाइन भी बोलते हैं, इसको भी स्टोर करता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कीड़ा और विटामिन B12 तो यहाँ पे है कोई, बाकी जो नॉर्मली बी और सी को नहीं करता है। ठीक है, बी और सी को, ये वाटर सोल्यूबल है ना, ये वाटर सोल्यूबल है, ये निकल जाता है हमारा पानी में, घुलता है तो हमारे बॉडी से निकल जाता है, तो इसको स्टोर कैसे करेगा ये। ठीक है, तो बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी बी, ये भी बी है, यहाँ पे बी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कीड़ा को करता है, फैट सोल्यूबल को करता है और B12 को करता है, लेकिन बी और सी को इन जनरल नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी या शेप ऑफ आरबीसी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये भैया होगा नन ऑफ दी अबव। क्यों, क्योंकि भैया जो क्या बोलते हैं आपका ब्लड ग्रुप है वो बेस्ड ऑन जो है, ये बेस्ड ऑन एंटीजेंस। ठीक है, आप में एंटीजन कौन सा है उसके अनुसार होता है। ठीक है, एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीजन ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है वही डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, और एंटीजन का काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना। अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड स्लिपनिक फीवर। स्लिपनिक फीवर किसको बोलते हैं, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा या फिर नन ऑफ दीज। इसको किसको बोलते हैं, एंथ्रेक्स को, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट ऑफ टंग। टंग का टेस्ट कौन सा नहीं होता है, स्वीट तो होता है। ठीक है, बिटर भी होता है, तीखा, और उमामी भी टेस्ट होता है। ठीक है, और ये साल्टी भी होता है हम लोग को, और सॉर भी होता है। तो क्या नहीं होता, 4 और 7, ये जो है ना, ये कोई स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं है और पंजेंट कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, 4 और 7। ठीक है, और आपका जो ये जिह्वा होता है, आप यहाँ से स्वीटनेस, यहाँ से स्वीट, फ्रंट पार्ट से स्वीट। ठीक है, और साइड से जो होता है ना, ये होता है सॉल्टी। ठीक है, और यहाँ से ये कड़वा वाला यानी कि बीटर। ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पीछे वाले पार्ट से क्या होता है, कड़वा, ये सॉल्टी वाला पार्ट है और ये स्वीट वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टैनियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज बाय 3 स्पेसीज, टेपवर्म, टैनिया सोलियम या टैनिया सागिनाता। ठीक है, टैनिया एसियाटिका। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज कॉल्ड न्यूरोसिस्टिक सीरियोसिस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। बायो है पूरा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स डैश वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, रेड ब्लू, ग्रीन रेड या फिर मोर देन 1 ऑफ दी। तो ये क्या है, रेड और ब्लू। देखो ध्यान कैसे रखोगे, ये RBG ये प्राइमरी कलर है, RBG प्राइमरी। ग्रीन तो ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है, तो आप इसको हटा देना, तो बचेगा कौन सा, ये बचेगा रेड और ब्लू। ठीक है, इसी को ये एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च एंड साइप्रस आर द फेमस टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, many of which are commonly found in hilly regions of India. All of these belong to। तो ये किससे बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या फिर मोनो कोटिलिडोन या फिर डाइकोटिलिडोन। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ये पहले सीड बना, ये जो है ना सीड से डायरेक्ट फ्रूट बनता है। ये क्या बनता है, सीड से फ्रूट। और आपका जो ये है ना, ये सीड से पहले फ्लावर बनेगा और फ्लावर से फ्रूट बनेगा। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म में सीड से पहले फ्लावर बनेगा फिर फ्रूट बनेगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड से डायरेक्ट फ्रूट बनता है। ठीक है, तो ये जितने सारे फ्रूट्स और ये सारे हिली एरियाज में रहते हैं, हाई हिल्स में रहते हैं। ये सारे जो लिखा हुआ है ना, ये हाई हिल्स में रहते हैं, यहाँ पे कोई फूल वूल होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी बर्फ पड़ती है ना, तो कहाँ से फूल वूल होगा, तो डायरेक्ट सीड क्या हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
हु अमंग द फॉलोइंग विच आर नॉट ट्रू फ्रूट, कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है इसमें से, आपको ये बताना है। एप्पल, ग्रेप, डेट या फिर प्लम। ये ट्रू फ्रूट जो ट्रू फ्रूट नहीं है, इसका मतलब ये किसको बोलता है, ये फॉल्स फ्रूट के बारे में बात बोल रहा है। तो फॉल्स फ्रूट कौन सा है, फॉल्स फ्रूट क्या बोलते हैं, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम ओवरी। ये क्या है, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम ओवरी, ठीक है, ओवरी से नहीं ऑब्टेन होता है, ठीक है, ओवरी से ऑब्टेन नहीं होता है, बट फ्रॉम फ्लावर और अदर पार्ट, बट फ्रॉम फ्लावर या फिर अदर पार्ट, ठीक है, अदर पार्ट। तो ये क्या है, ये एप्पल है। इसके अलावा एग्जांपल्स क्या है फॉल्स फ्रूट का, वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो है स्ट्रॉबेरी, ये भी फॉल्स फ्रूट है, यानी कि ये डायरेक्ट ओवरी से बनता है। पाइन जो आप खाते हो, ठीक है, और फिग वगैरह, ये सारा क्या है, ये सारा आपका फॉल्स फ्रूट है। अगला क्वेश्चन, हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो, ठीक है, यानी कि डीएनए को सिंथेसाइज क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी में किसने किया, ऑर्थर कॉर्नबर्ग या फिर रॉबर्ट हुड, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ लिस्टर। तो इसको क्या किसने, ऑर्थर कॉर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर नॉट लेस देन वन हाफ द स्टेट्स। तो किस अमेंडमेंट में वन हाफ द स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, यस, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल, यस, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं। तो मतलब जो चीज़ डिस्टर्ब करेगी सेंट्रल और फेडरल, प्रोविंशियल और सेंट्रल के रिलेशंस को, तो उसमें आपको जो स्टेट्स है उसकी अप्रूवल, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये प्रेसिडेंट दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ये तो स्टेट ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और 7 शेड्यूल में अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो भी, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कोलिजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आपको बताना है कि द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम इज अ 5 मेंबर बॉडी विच इज हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड comprises 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस सर्विंग इन द कोर्ट एट दैट टाइम। और द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कोलिजियम सिस्टम, या द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम। The collegium system was introduced in 1993 by क्या बोलते हैं, जस्टिस PN भागवती, द लैंडमार्क फर्स्ट जज केस, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना, पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि CGI + 4 होते हैं। तो ये कौन सा है, ये CGI + 4, ठीक है, तो टोटल 5 में आते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये थर्ड जज केस में बताया गया था, थर्ड जज केस में ये बात बोली गई थी कि भाई CGI + 4 होगा। कब हुआ था, ये 1998 में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पार्लियामेंट नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, ठीक है। तो ये क्या, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये डिसीजन से इवॉल्व हुआ है कौन सा, कोलिजियम सिस्टम। दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम से ही होता है। चौथा, द कोलिजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस PN भागवती, नहीं, ये वाला गलत है, फर्स्ट जज केस, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 एंड 3। और दूसरी बात ये है अपॉइंटमेंट, और ये जो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ये जस्टिस PN भागवती नहीं बल्कि कौन थे, ये थे आपके जस्टिस JS वर्मा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तभी कोलिजियम सिस्टम आया था, ठीक। और आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो जजेस होते हैं, ये आर्टिकल 214 के तहत कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट में, सॉरी 214 नहीं बल्कि 124 के तहत किसमें, ये सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और 217 के तहत ये हाई कोर्ट में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस 2 सीट्स दैट वर रिजर्व टू एंग्लो इंडियंस। पहले एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स रिजर्व होते थे, उसको हटा दिया गया, कौन से अमेंडमेंट से, मोदी गवर्नमेंट आई, वो कब, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। राज्यसभा इज पावरलेस इन द केस ऑफ मनी बिल, बिल्कुल सही बात है ये वाला, ठीक है, हम लोग को नॉट करेक्ट बता रहे हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मनी बिल ओरिजिनेट्स इन राज्यसभा, बिल्कुल गलत है, ये किस में होता है, ये लोकसभा में होता है, तो आंसर क्या जगह भी। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द लोकसभा, राज्यसभा हैज़ टू पास द मनी बिल विदिन 14 days, ये बात भी सही है। राज्यसभा कैन पास द मनी बिल और रिटर्न इट टू लोकसभा विद सर्टेन रिकमेंडेशन, सही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडर विच आर्टिकल
कैन ए स्पीकर परमिट अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग, अपने मदर टंग में वो बोले, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 122, आर्टिकल 120 या फिर बोथ एंड बी। तो ये होगा आर्टिकल आर्टिकल 120(1), ठीक है। आर्टिकल 110 क्या है? ये मनी बिल है, मनी बिल से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल जो 122(2) है, ये नॉन इंक्वायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट जो है, जो प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में होंगी उस पर कोर्ट कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता है, नो इंक्वायरी, ठीक है। ये ध्यान रखना, नो इंक्वायरी बाय कोर्ट इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और आर्टिकल 120 तो आप ये है कि मदर टंग में बोलने के लिए आप चाहते हैं अगर, तो आप इसमें आर्टिकल 120 के तहत बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? तो कोई बाध्यता नहीं है, आप कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? जस्टिस JL कपूर, जस्टिस B सुधारमन, या फिर जस्टिस TV वेंकटरमण अय्यर, या फिर MC सीतलवाड़। ये कौन थे? MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, इफ वन स्टेट वन इलेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर अमेंडमेंट? आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 या फिर आर्टिकल 356। तो ये सारे ही आर्टिकल में चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब टोटल जो आर्टिकल्स है ना वो ध्यान रखना, ये आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356, ये सब आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 83 किसके बारे में बात कर रहा है? ड्यूरेशन ऑफ क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। और ये क्या बोलता है? ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। और ये तो आर्टिकल 356 से बात करता है इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट? 300, आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है? सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अटॉर्नी जनरल, या रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये क्या है? सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ये कितना? आर्टिकल 300। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किस में है? 299, ठीक है, बस 13 शतक लगाने से बच गया। और अटॉर्नी जनरल किस में है? ये आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल किस में? आर्टिकल 76, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 302 से, आर्टिकल 302 से, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आर्टिकल अटॉर्नी जनरल का याद रखना, कितना है? 76। अगला क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज एंड पंचायत, ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल। और कितना? 1/3, ठीक है, ये 1/3 इसको करता है। टीचर्स कितना करता है? 1/12। ग्रेजुएट्स कितना करता है? 1/12। इंडस्ट्रियल्स नहीं करता है, ठीक है। 1/6 कौन करता है? गवर्नर, ठीक है। और रेस्ट 1/3 कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। द रेशियो ऑफ टोटल डिपोजिट्स, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इंडस्ट्री है। द रेशियो ऑफ टोटल डिपोजिट्स दैट अ कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो के पास अपना जो डिपॉजिट्स रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, या फिर डिपॉजिट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कौन क्या रखता है? कैश रिजर्व रेशियो रहता है। SLR आप खुद के पास रखना पड़ता है, अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, इसको SLR को। लेकिन कैश रिजर्व रेशियो सीधे किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको देना पड़ेगा, बैंक वाले को मतलब। चूज दी करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? 5th 5 ईयर प्लान में ये हुआ था कि नहीं, फोकस ऑन इंडस्ट्री। 3rd 5 ईयर प्लान में फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन, या फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो करेक्ट बोला है, तो पहला 5 ईयर प्लान हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन आई थिंक ये 8th में हुआ था, ठीक है, बाकी आप ये सारा देख लेना। अगला क्वेश्चन है, NPP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू। NPP एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं NPP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ ऑरिजिन। रूल्स ऑफ ऑरिजिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। सही बात है, और रूल्स ऑफ ऑरिजिन तो हम यही करते हैं ना कि सोर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है, रूल्स ऑफ ऑरिजिन हेल्प्स कस्टम एजेंसीज टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू ए गिवन प्रोडक्ट। बिल्कुल, अगर हम किसी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये जो चीज़ आपके देश में बनेगा वही चीज़ हम उसी चीज़ पर ये छूट है। अब मान के चलो कोई चीज़ वहाँ से बना नहीं, मान के चलो कि हमने US को दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और क्या कर रहा है कि कोई ब्रिटेन मान के चलो पहले US भेज रहा है, फिर US से यहाँ से आ रहा है, तो फिर तो हमें लॉस हो जाएगा ना कि भाई बना यहाँ फिर भी वो उसका फ़ायदा ले रहा है। तो इसलिए
रूल्स ऑफ ओरिजिन ये देखती है, ये सारे कस्टम्स वगैरह भी चेक करती है, उस पर अप्लाई करने के लिए आसानी होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन का, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तीसरा, दीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, सही बात है, ठीक है, किसको हमको देना है किसको नहीं देना है। और चौथा स्टेटमेंट, द इंपॉर्टेंस इज ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शंस इन द सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इंपोर्ट, सही बात है, ये इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ इंपोर्ट पे कि कहाँ से आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिसी मेजर एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में पीडीएस सिस्टम है, एमएसपी, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक या मोर देन मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बिल्कुल हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए। एमएसपी तो देती ही है कि भाई हमें जो चीज़ चाहिए अगले साल तो उस पर एमएसपी वगैरह देते हैं ताकि जो किसान हो वो उसकी तरफ बढ़े, उसको मतलब उसका पैदावार करे। पीडीएस सिस्टम बिल्कुल ताकि लोगों को सही दाम पर सब कुछ मिले, ठीक है, अफोर्डेबल दाम पर। तो ये सारा चीज़ क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं आपका डी, मोर देन एबव। पीडीएस तो हमें फूड सिक्योरिटी के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी सजेस्ट द इनैक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। विजय केलकर कमेटी, रंग राजन कमेटी, एसवीएस राघवन कमेटी या रघुराम राजन कमेटी। तो ये कौन है, एसवीएस राघवन कमेटी, जिन्होंने कहा था क्या, इनैक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। और ये विजय केलकर कमेटी ने क्या किया था, टू स्टडी पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ना, तो इसको स्टडी करने के लिए कौन था, इसको स्टडी करने के लिए विजय केलकर कमेटी बनी थी। रंगराजन कमेटी क्या था, मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी, ये पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए, पॉवर्टी मेजरमेंट, ठीक है ये। और एसबीएस तो हमने देख लिया कि ये किसके लिए था, कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया था। रघुराम राजन कमेटी ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का सर्वे कौन करती है, आरबीआई, एनएसओ, नीति आयोग या फिर नॉन ऑफ द, ये कौन करती है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है। और ये कब, ये किस किस को मिला के बना, एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके क्या बनाया, ये बनाया एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ये और इसको किसके अंदर रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू विच वन, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन या फिर एग्रीकल्चर लोन या फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो ये किससे रिलेटेड है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कौन सा था, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड या फिर एट्थ। तो ये एट्थ था, इसी में हमारा एलपीजी रिफॉर्म भी हुआ था, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म किए थे और फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच फाइनेंशियल ईयर वाज द बिहार इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम पब्लिश। बिहार इकोनॉमिक सर्वे पहली बार कब पब्लिश किया गया था, ये किया गया था 2006 और 2007 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मिनरल्स। सबसे स्टेट ऑफ मिनरल्स किसको कहा जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर झारखंड। इसको किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है आपका उड़ीसा को, ठीक है। उड़ीसा में आपका आयरन बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट और क्रोमाइट मैंगनीज ये सारे मिलते हैं, कोल, इसलिए इसको क्या बोलता है, ये कहा जाता है आपका स्टेट ऑफ मिनरल्स। अगला क्वेश्चन है, एम्ड दी डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ विच रिवर इज डीवी आइलैंड सिचुएटेड। डीवी आइलैंड जो है किस रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज पे सिचुएटेड है, महानंदा, विमा सधारा या फिर विम्स सधारा या फिर गोदावरी कृष्णा, ठीक है। तो ये है किस पे, कृष्णा नदी के क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटरीज पे, ठीक है। और कृष्णा, ये जो डीवी आइलैंड है ये किस में है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर, ठीक है, कृष्णा डेल्टा पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, मोरमू, गोवा, मुंबई, कोच्चि या फिर चेन्नई। तो ये क्या है, ये चेन्नई है। क्यों, देखो ये जो हमारा इंडिया है ना, इसमें जो वेस्टर्न पार्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट यानी इस वाले कोस्ट पे ये क्या है ना, ये सबमर्ज्ड कोस्ट है। ये क्या है, ये सबमर्ज्ड कोस्ट है, ठीक है। और ये जो है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये इमर्ज्ड कोस्ट है, ठीक है। ये क्या है, इमर्ज्ड कोस्ट है। तो चूंकि ये सबमर्ज्ड कोस्ट है, इसमें डेप्थ नेचुरली हमें मिल जाता है। तो इस वाले पार्ट पे, वेस्टर्न पार्ट पे जितने सारा आपका जो पोर्ट है वो मैक्सिमम क्या है, नेचुरल पोर्ट्स है,
ये क्या है, नेचुरल पोर्ट्स है, ठीक है। और इधर जो हम लोग का यहाँ पे जनरली इन जनरल ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स हमें बनाने पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्थ कम है ना, आर्टिफिशियल पोर्ट, तो ध्यान रखिए। और तो इसलिए जो चेन्नई है वो तमिलनाडु में है ना, तो तमिलनाडु क्या है, ईस्टर्न कोस्ट पे, तो ये आर्टिफिशियल कोस्ट है। आर्टिफिशियल कोस्ट के अदर जो एग्जांपल हैं वो तो चेन्नई एक हो गया, इनोर भी हो गया, इनोर ये भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है, ये भी आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है। और तूतीकॉर्न ये भी क्या है, ये भी तमिलनाडु में ही है, और ये भी आपका आर्टिफिशियल पोर्ट ही है, ठीक है। और ये जो चेन्नई है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ इंडिया, फॉलोइंग द रेंजेस ऑफ इंडिया, गारो, खासी, नंदा देवी, कामेत और केतु, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से हमें इधर से इधर आना है ना। तो सबसे पहले ये गारो कहाँ है, ये है आपका गारो है मेघालय में, कहाँ है, मेघालय में। नंदा देवी आपका कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। और आपका केटू कहाँ है, ये लद्दाख की साइड, ठीक है। और ये कामेत कहाँ है, ये कामेत आपका है, ये भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है, ये उत्तराखंड में ही। अब आप पहले देख लो सबसे पहला कौन होगा, गारो होगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। बाकी फिर इधर हम लोग देखेंगे लद्दाख सबसे लास्ट में होगा। तो अब आप देख लो कि सबसे पहले गारो किस में है, तो गारो एक ही में है, ये 1 2 3 और 4, यानी गारो, फिर नंदा देवी, फिर कामेत और फिर आपका केटू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड यानी 82.5 ये जो डिग्री है ईस्ट वाला ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, 23.5 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये है आपका बघेलखंड, कहाँ है, ये बघेलखंड, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन सा बॉर्डर है, तो देखो ये म्यांमार जो है ना, ये यहाँ पे इस तरह से है ना। तो म्यांमार में ये सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके जस्ट में नीचे में आप आएंगे तो ये नागालैंड, फिर यहाँ मणिपुर और फिर मिजोरम, ठीक है, इस तरह से है ये। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है करेवाज आर फेमस फॉर विच कल्टीवेशन, करेवा मिलता कहाँ है यहाँ पे, कश्मीर में किस चीज़ का, सैफ्रॉन के लिए बहुत मशहूर है, तो करेवाज जो है सैफ्रॉन के लिए। अगला ऑप्शन है गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या फिर कास्ट प्लेन, तो ये क्या है, जियोसिंक्लाइन। और जियोसिंक्लाइन किसको बोलते हैं, नैरो एंड शैडो पार्ट ऑफ ओशियन इन विच डेवरीज कीप्स एक्यूमुलेटिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोले कि नैरो एंड शैलो पार्ट, ये क्या है, नैरो एंड शैलो पार्ट, ठीक है, जहाँ पर क्या है डेब्रीज वगैरह जो है ये सारे आकर के एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है, आकर के यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसको क्या बोलते हैं, जियो सिंक्लाइन। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द लीस्ट डेंसिटी किसके पास है, जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सन से दूर जाते जाएंगे, ये मान के चलो सन है, और जैसे जैसे जो आपका प्लेनेट है दूर होता जाएगा वो उतना लेस डेंस होता जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इन ऐसे मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो जितना दूर होगा वो सबसे ज़्यादा मतलब कि लेस डेंस होगा, ये मतलब एक जनरल ट्रेंड है कि आप इधर से इधर जाएंगे तो डेंसिटी तो घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जरूरी कि सब में कंटिन्यूस घटती नहीं, कुछ बढ़ती भी कुछ घटती भी, जनरल केस बता रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो अच्छा खासा उसमें डेंसिटी कम होती है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि सब यहाँ इसमें से अर्थ, मार्स, वेनस और सैटर्न, तो ये सबसे ज़्यादा अभी इन चारों में सबसे दूर कौन है, सैटर्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटर्न है। लेकिन हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, सारे प्लेनेट्स में हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ का है, ये ध्यान रखना है, हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। इसलिए हम बोले ना कि जनरल ट्रेंड नहीं है, बट एक ऐसे सोचना है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, अर्थ का है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या है, मरकरी है ये, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वेनस है, फिर क्या है, अर्थ है, ठीक है, फिर क्या है, मार्स है, ठीक है, फिर उसके बाद जुपिटर है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट को क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ये हाईएस्ट डेंसिटी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सैटर्न का जो है लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, टाइटन, ये भी ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन। लार्जेस्ट सैटर्न का जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, टाइटन। अब बता दें अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस, जास्कर, वेस्टर्न पीर पंजाल या फिर लद्दाख या ईस्टर्न पीर पंजाल, तो ये क्या है, ईस्टर्न पीर पंजाल में है अटल टनल, ठीक है। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखना है कि किस में से कोरल रीफ नहीं मिला, गल्फ ऑफ काम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ या लक्षद्वीप एंड मिनोके, तो इन तीनों में तो मिलता है, गल्फ ऑफ खंबात में नहीं मिलता है,
इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और इन तीनों के अलावा अंडमान एंड निकोबार में भी आपको ये क्या मिल जाएंगे, आपको कोरल रीफ्स मिल जाएंगे। कोरल रीफ्स के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है, 23 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड पेयर, कौन सा ऑड पेयर है, गोबी मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया और चाइना। ठीक है, मंगोलिया और चाइना में ये गोबी डिजर्ट पाया जाता है। और कलहाड़ी कहाँ, अमेरिका नहीं, बिल्कुल ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, खास करके कहाँ पे, बोत्सवाना, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, ये नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे ठीक है अफ्रीका में पाया जाता है। थार इंडिया में पाया जाता है, और ये थार डिजर्ट जो है मतलब कि हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, हाईएस्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत है, सहारा अफ्रीका में। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट। ठीक है, लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट। ठीक है, ये ध्यान है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है। फिर जब ये टूटता फूटता है तो क्या बनता है, ये सेडिमेंट्री बनता है। और फिर ये बहुत दिनों तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे चला जाता है तो क्या बनता है, ये मेटामॉर्फिक बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन या फिर एक्सेसिव पेस्टिसाइड। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटीट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। अब आप 1 डिग्री इंटरवल पे लैटिट्यूड्स बनाएंगे, ये लैटिट्यूड्स बनाएंगे तो ये टोटल कितने लैटिट्यूड होंगे, ये टोटल होंगे 179। क्यों 180, जब 180 आप बनाने जाएंगे तो फिर से आप जीरो वाले डिग्री पे आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार। बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला फाउंड हुआ था, तो वो कौन सा हुआ था, ये होता फिरदौसिया। कौन सा, फिरदौसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द बुक गरीब हिंदुस्तान विच वॉज क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड वॉज बैंड बाय ब्रिटिश इन बिहार इन 1930। तो वो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, गरीब हिंदुस्तान को किसने लिखा था, इसको लिखा था किसने, आपका मोहम्मद वली हसन ने। किसने, मोहम्मद वली हसन ने। और ये उर्दू में था। ठीक है, ये उर्दू लैंग्वेज में था, ये ध्यान रखना, मोहम्मद वली हसन। मिथिला लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, वहीनीवार डायनेस्टी, कर्नाड डायनेस्टी, पिथिपातीज या फिर चेरो। तो ये हमको पता है कि कर्नाड डायनेस्टी ये मिथिला रीजन का ही था, तो आंसर क्या होगा, कर्नाड डायनेस्टी। ठीक है, इसके फाउंडर कौन से, ननिया देव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इट वाज लोकेटेड एट इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिल्कुल गलत, ये भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन इट वाज इस्टेब्लिश बाय किंग गोपाला नहीं, ये था किंग धर्मपाल। कौन, धर्मपाल। ठीक है, ऑफ पाला डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है द वज्रयान सेक्ट बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड हियर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे वज्रयान सेक्ट फ्लोरिश करा था। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी और ऑल्सो टॉट, ये भी सही है। तो अब आंसर क्या बोला, इनकरेक्ट बोला है, तो ये क्या हो जाएगा 1 and 2। कौन सा हो जाएगा, 1 and 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हु हैड फॉर्म बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। बीएसपी को किसने फॉर्म करा, फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निवेश या स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। तो इसका आंसर क्या है, इसको करा था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कब किया था, 1931 में, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार इज द सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सिल्क के लिए मशहूर कौन है, अपना भागलपुर। ठीक है, भागलपुर से हमें तसार सिल्क भी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। सुजनी जो है ये बिहार में क्या है, मेटल क्राफ्ट है, ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी या फिर ए टाइप ऑफ क्ले पॉटरी या फिर ए टाइप ऑफ ग्लासवेयर। ये क्या, ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। सुजनी आर्टिस्ट अभी जो है निर्मला देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, निर्मला देवी, इनको क्या मिला है 2025 में, पद्मश्री मिला है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री मिला है किसमें, 2025 में। और ये किससे रिलेटेड है, ये सुजनी आर्ट से ही रिलेटेड। ठीक है, सुजनी आर्टिस्ट है कौन, निर्मला देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग। रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायरेट, सही बात है ये वाला। और दूसरा लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, भभुआ, मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इसलिए उधर सीमेंट फैक्ट्री वगैरह कितना है, सब इसी साइड में है ना, ये भी स्टेटमेंट सही है। गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। तो आंसर क्वेश्चन क्या बोला है, करेक्ट बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है
चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स एज पर दी असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन सा सही है जिसका बताना है आपको। तो आपको पता है कि ये मधेपुरा सबसे ज़्यादा है, फिर किशनगंज है, फिर सीवान है। तो अब ये क्या पूछा है ये देख लो, ये आपको पूछा है असेंडिंग डिकोडल, तो उल्टा कर दो, सीवान किशनगंज मधेपुरा कौन सा है, सीवान किशनगंज और मधेपुरा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हार कुंड वाटरफॉल्स इज लोकेटेड। तेल्हार कुंड कहाँ पर है, तो ये बक्सर, नवादा, कैमूर या फिर रोहतास। ये आंसर क्या हो जाए, ये कैमूर है, ठीक है। और इसके अलावा भी ये करकट दुर्गावती ये भी किसमें है, ये भी आपका ये कैमूर में ही है, ध्यान रखना, करकट दुर्गावती। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकार्मल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाइकार्मल लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1909 या 1935 या 1931। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बिहार में क्या बना, बाइकार्मल लेजिस्लेचर, ये बाइकार्मल लेजिस्लेचर, ठीक है। यूनिकार्मल से बाइकार्मल होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये क्या है, जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्ट। संथाल बांका बिल्कुल सही है, मुंडा जमुई ये गलत लग रहा है, ठीक है। और उरांव सुपौल ये सही है, और खारवाड़ भागलपुर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुंडा जमुई। मुंडा जो है ना सबसे ज़्यादा ये कटिहार में लगभग 4.5% है, ठीक है। तो उस वाले एरिया में ये ज़्यादा है, नॉट जमुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको मैच करना है कि कौन सा किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने पढ़ा जमुई गोल्ड के लिए, ठीक है, और भागलपुर सिल्क टेक्सटाइल के लिए, ये भी सही है। और आपका मधेपुरा में रेल कोच फैक्ट्री है, और वैशाली में फ्लोरिकल्चर है। तो अब आप इससे देख लो, ए का 4 बी का 1, ये कौन सा है, का 4 बी का 1, आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 2011 से। एसटी पॉपुलेशन किसमें सबसे ज़्यादा है, कटिहार, जमुई, पूर्णिया, बांका या फिर बांका। तो ये क्या है, ये कटिहार में है। तो आपको ध्यान रखना है ये वेस्ट चंपारण सबसे पहला है, फिर कटिहार है, और फिर जमुई है, ठीक है। मुई याद रखेंगे, वेस्ट चंपारण, कटिहार और फिर जमुई, ठीक है। तो ये जमुई जो है ना ये थर्ड है एक्चुअली, ओवरऑल ये सेकंड है, और वेस्ट चंपारण जो है ये फर्स्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू मुद्रा योजना। द बेनिफिट ऑफ तरुण प्लस कैटेगरी विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज हु हैव प्रीवियसली टेकन लोन अंडर तरुण कैटेगरी एंड रीपेड सक्सेसफुली। सही बात है, जो रीपेड करेगा उसी को तो तरुण से तरुण प्लस भेजेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ तरुण हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख से 20 लाख। ये सही है, ये रिसेंटली किया था, ठीक है, कि 10 लाख से बढ़ाकर तरुण को 20 लाख कर दिया। द तरुण प्लस कैटेगरी वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26, ये नहीं यूनियन इस बार नहीं, ये 2024-25 में ये तरुण प्लस किया गया था, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था ये मुद्रा, ये हुआ था आपका 2015 में, याद रखना। लॉन्च कब हुआ था मुद्रा 2015 में। इसको 10 से 20 लाख कब किया गया था, ये किया गया था 2024-25 के यूनियन बजट में। तरुण प्लस कैटेगरी भी उसी में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन वाज लॉन्च प्राइमरी फॉर होम, ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ऑर्गेनाइज के लिए तो हुआ ही नहीं था, बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अभी मैंने बोला ऑर्गेनाइज के लिए तो हुआ ही नहीं था, ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सही है, गीग वर्कर्स भी नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन था। अगला है द नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10, नहीं बल्कि 6 to 11। 6 था पहले, अब वो कितना हो गया 11। अगला है द मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमीज, बंगाली हैव बीन रिकॉग्नाइज एज ए क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये 5 है, कौन सा, असमीज, बंगाली, पाली, प्राकृतिक और मराठी, ठीक है। संस्कृत वाज द फर्स्ट लैंग्वेज विच वाज गिवन स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, नहीं संस्कृत नहीं, बल्कि ये क्या था, ये था तमिल। कौन सा, तमिल। संस्कृत सेकंड था, ठीक है, संस्कृत सेकंड था। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट थर्ड भी है, इनकरेक्ट फर्स्ट भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। अगला क्वेश्चन है इन विच टू सिटीज टू न्यू कॉन्सुलेट्स वेयर ओपन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2024। तो ये बॉस्टन और लॉस एंजलिस, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉस्टन और लॉस एंजलिस में, ठीक है। वेयर वाज द विषाणु युद्ध एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सेस द प्रिपेयर्डनेस ऑफ पेंडेमिक अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। कौन सा, विषाणु युद्ध एक्सरसाइज, ये कहाँ हुआ, ये राजस्थान में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर व्हिच एयरलाइंस टू मर्ज
विद विस्तारा एयर इंडिया। ठीक है, विस्तारा एयर इंडिया के लिए कौन सा एयरलाइंस को ये दिया गया है, क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का दिया, ये सिंगापुर एयरलाइंस। क्यों? क्योंकि अभी जो है विस्तारा एयरलाइन जो है ना, विस्तारा जो है वो किस में मर्ज कर गया, विस्तारा किस में, एयर इंडिया में। ठीक है, तो एयर इंडिया नहीं, एयर इंडिया प्लस सिंगापुर एयरलाइंस, इस ये दोनों मिलकर किसको ले लिया, विस्तारा को। एयर इंडिया का इसमें जो शेयर है वो कितना है, 51%, और सिंगापुर का कितना है, 49%। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए सिंगापुर ने अब इस जो विस्तारा है इसको ठीक ठाक करेगा, तो इसलिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहा था उसको गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया, अलाउ कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम लॉन्च, आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुआ है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है महाराष्ट्र में। ये जो है ये स्किल ट्रेनिंग देगा। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग देगा किसको, एज बिटवीन 15 to 45 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द यूनिफाइड पेंशन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग, महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही है। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम केम इंटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2025, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू साइन MOU ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, पहला स्टेट इंडिया का जिसने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए MOU साइन किया है, वो भी किसके साथ, वो भी किया है ये SBI के साथ। ये ध्यान रखना, किसके साथ, SBI के साथ। कौन, क्या है, नागालैंड। ठीक है, ये पहला स्टेट है अभी इंडिया का। द एरिया इन डिस्कशन, साबिना शोला इस वर्जन, ये साबिना शोला जो एरिया है वो अभी न्यूज़ में था, वो कहाँ, किस वाटर बॉडी में, अंडमान, साउथ चाइना, अरेबियन या फिर बंगाल। ये है साउथ चाइना, चाइना वहाँ पे हंगामा मचा के रखा है ना, तो ध्यान रखना ये साउथ चाइना में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ फॉर्मली ज्वाइंड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क MSFN, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप, टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओशियंस, या टू से सेट स्टैंडर्ड रिगार्डिंग मिनरल्स, टू सिक्योर द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, टू इंश्योर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। आप इसको गौर से सोचोगे ना तो इसका आंसर सीधे मिल जाएगा, टू सिक्योर द सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, ये सोच करके भी मारा जा सकता है तुक्का। नासा, विच मिशन डिड नासा लॉन्च टू ब्रिंग सुनीता विलियम्स बैक फ्रॉम स्पेस, स्पेस से सुनीता विलियम्स को लाने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, ये नासा स्पेस एक्स क्रू 10, याद रखना, नासा स्पेस एक्स क्रू 10। मैंने अभी पिछला जो सेट 7 मैंने अपलोड करा ना, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओशियन 24, ये जो ओशियन 24 है एक नेवल एक्सरसाइज है, ये न्यूज़ में था, ये किस कंट्री का है, ये है आपका रशिया का, किसका, रशिया का। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग VLSR SAM, इट वॉज टेस्टेड बाय DRDO and Indian Navy from Chandipur integrated range Orissa. It is a powerful short range air to ground नहीं, ये surface to air है, surface to air है। ठीक है, बाकी ये इन्होंने सही किया था, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024, इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च, ये बिल्कुल सही है। इट वाज डेवलप्ड एंड लॉन्च बाय इसरो, नहीं ये गलत है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लॉन्च्ड बाय इसरो बट डेवलप्ड बाय स्पेस जोन इंडिया। क्या है, स्पेस जोन इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ क्या है, मार्टिन ग्रुप, क्या है, मार्टिन ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल बायर सेलर मीट्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड, न्यू दिल्ली, पटना, गांधीनगर या बेंगलोर, तो ये क्या है, ये पटना में। अगला क्वेश्चन है, द 6th क्वाड समिट वॉज हेल्ड इन विच लोकेशन, ये हुआ था छठा क्वाड कहाँ, US में, और US में वो भी कहाँ, तो US के कौन से लोकेशन पे, ये दिलवारे। ठीक है, दिलावरे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भीमा शक्ति योजना वाज लॉन्च इन 9 दिसंबर 2024। ठीक है, ये सही है। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दिस स्कीम इन फ्रॉम पानीपत, ये भी सही है। उसके बाद द स्कीम विल बी रन विद द हेल्प ऑफ LIC, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बहन बेटी तो माइक हुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये जो है मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन योजना, ये किस गवर्नमेंट की है, ये है झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिलीज द सी केयर्स विजन 2.0 पोर्टल, सी केयर्स विजन 2.0 पोर्टल, ये किसने लाया है, तो ये लाया है अभी सी से, ये कोल है। ठीक है, ये कोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोल कौन है, यूनियन कोल मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है,
द इनिशिएटिव कॉल्ड प्रयत्न मित्रा एंड प्रयत्न दीदी इज ए स्किल डेवलपमेंट इफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लाया है स्किल। ये ध्यान रखना, प्रयत्न मित्रा और प्रयत्न दीदी ये कोई वुमन इंपावरमेंट वगैरह से नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। द इनिशिएटिव कवर्ड 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग बोध गया। सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट बोथ 1 and 2। ये जो छः डेस्टिनेशन है वो कौन है? ओरछा, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और गंडी कुटा, ये क्या है? गंडी कुटा, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। दूसरा तीसरा तो आपको बोध गया हो गया। चौथा आपका है आइजोल, ठीक है, मिजोरम का आइजोल। और पांचवा है जोधपुर, ठीक है। ये 6 लोकेशंस हैं, एक बोध गया। तो ये 6 लोकेशंस भी याद रखने, ओरछा, गांडी कुटा, आइजोल और जोधपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द इशूअर ऑफ धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ये आपको धरती आबा किसको बुलाया जाता है? धरती आबा बुलाया जाता है बिरसा मुंडा को। किसको? बिरसा मुंडा। अब आप बताओ, बिरसा मुंडा है तो ये कौन लाया होगा? ये लाया होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक वाई भारत मैटर्स। ये एस जयशंकर साहब का बुक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पद्म अवार्ड्स के बारे में। डॉक्टर शारदा सिन्हा वाज नॉन एज बिहार कोकिला वाज अवार्डेड पद्म विभूषण पोस्टहुमसली फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, नहीं बल्कि आर्ट, ठीक है। और भीम सिंह भवेश हु वर्क विद द मुसहर कम्युनिटी वाज अवार्डेड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा जो स्टेटमेंट, ये भीम सिंह भवेश ये मुसहर कम्युनिटी में काम करे हैं। हेमंत कुमार रिसीव्ड द पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंटिव एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज, ठीक है। ये कौन है? हेमंत कुमार, ठीक है। तो ये आंसर, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। क्या हो जाएगा? 2 and 3। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग खेलो इंडिया यूथ गेम। ये 7वां एडिशन हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम का, होस्टेड इन द सिटी एक्सक्लूसिवली इन द सिटी ऑफ पटना। नहीं भाई, एक्सक्लूसिव नहीं, 5 लोकेशंस पे हुए, 5 लोकेशंस पे हुए बिहार के, ठीक है। तो ये कौन सा है? भागलपुर, बेगूसराय, राजगीर, गया और एक और पटना, ठीक है, और पटना। तो ये 5 लोकेशंस भागलपुर, बेगूसराय, गया, राजगीर और पटना में, ठीक है। और जो 3 खेल थे वो बिहार से बाहर हुए थे न्यू दिल्ली में, वो तीनों खेल का नाम भी याद रखना है। कौन सा है? जिम्नास्टिक, ठीक है, और शूटिंग एंड साइकिलिंग। ये कहाँ? ये दिल्ली। ये तीनों इवेंट कहाँ हुए थे? ये दिल्ली में हुए थे, ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द मस्कट जो था खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो क्या था? गज सीमा, ये भी सही है। महाराष्ट्र टॉप खेलो इंडिया यूथ गेम्स टैली 5 times इंक्लूडिंग 2025, ये भी सही है, महाराष्ट्र टॉप था। बिहार सिक्योर्ड द प्लेस इन टॉप 10, नहीं ये टॉप 10 नहीं, ये 15 में था। बिहार का रैंक कितना था? 15। तो आंसर क्या था? 1 2 3, ऑप्शन 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। द स्कीम इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 years फ्रॉम 2021 से 26, ये सही है। बिहार इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर PFME, ये भी सही है, ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड्स 35% ऑफ कैपिटल सब्सिडी टू द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्या है? ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, 35% कैपिटल सब्सिडी देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंसिडर फॉलोइंग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाज लॉन्च इन 2016, ठीक है। कब? 2016 बाय रीस्ट्रक्चरिंग द इंदिरा आवास, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ शेयरिंग जो है वो 60-40 है प्लेन में और 90-10 है हिली एरियाज में, ये भी सही है। और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग लद्दाख फाउंडेड 50-50, नहीं, जितना भी यूनियन टेरिटरी है ना उसमें 100% शेयरिंग किसका होता है? मतलब यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। करेक्ट क्या है? 1 and 2। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ अप्रूव्ड द चेंजिंग द नेम ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट टू गया जी। तो गया डिस्ट्रिक्ट का नाम गया जी चेंज करके कौन किया? बिहार गवर्नमेंट का कैबिनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं? ये सचिन चतुर्वेदी। सचिन तेंदुलकर है ना, अभी इनको बनाया गया है यहाँ पे। मतलब सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन थे, एकदम खेलना है इनको भी बढ़िया पारी यहाँ पर, ताकि इसको अच्छा करें। तो सचिन चतुर्वेदी। अब आपको इसको मिलाना है, कौन सा क्या है? कतरनी राइस, ये फूड ग्रेन है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ये आर्ट है, हमने नहीं, ये आर्ट नहीं बल्कि सुजनी एम्ब्रॉयडरी क्या है? हाँ, ये आर्ट है, ठीक है, ये आर्ट है हमारा। और मिथिला मखाना, ये तो आपका एक्वेटिक क्रॉप है। और मधुबनी पेंटिंग, ये आपका है
नहीं, ये मधुबनी पेंटिंग आपका है आर्ट, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। तो अब आप इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का 2 और बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सुजनी एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनल आर्ट है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये, इसमें जब आप सारा काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 16। ठीक है, ये क्वेश्चन है कितने आर्ट इसमें ट्रायंगल्स बनेंगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1965। ठीक है, उसके बाद लॉग इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। गौरव घूमता फिरता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली आपका 60 मीटर। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 182। ठीक है, सिंपल है ये सारा। और इसमें आप देखो ए है ना, ए फर्स्ट पोजीशन पे है और इसका जेड क्या है 26, ये 26। ठीक है, 26। तो ए 26 उसी तरह से है, सी जो है सी के ए बी सी, तो बी सी 26 + 1 तो 27, ये 24 + 3 27। तो ये ए 24 इसलिए लिखा हुआ है, जी के साथ 20 लिखा हुआ है। तो आपको इसी तरह से देखना है ए सी जी, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 14। अब ये 6 + 2 जो है ना, 6 + 2 कितना होता है 8। तो 8 किस में है, जी किस में है, ये जो एच है ये 8वें पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसलिए ये एच है। 6 + 2 की जगह 8, ये एच है। उसी तरह 4 + 2 6, एफ 6 पोजीशन पे है। 2 + 0 कितना होता है 2, बी सेकंड पोजीशन पे है। तो उसी तरह जो भी आएगा आप उसके बाद उन दोनों को जोड़ेंगे, अगला उसमें देख लेंगे कौन उस पोजीशन पे कौन है। आप जब करेंगे, ये दोनों साथ काम करता है तो 12 दिन में, और अकेले अनिल करता है तो 20 दिन में, तो अकेले सुमन कितने करेगा 30 दिन में। ठीक है, और ये वाला है कि भाई पेरीमीटर दिया हुआ है रोम्बस का, एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। तो दूसरे डायगोनल का फॉर्मूला आता है साइड ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू √d1² प्लस d2²। ठीक है, ये d1 d2 क्या डायगोनल है, एक डायगोनल आपको 10 मीटर दिया हुआ है तो ये 10 का स्क्वायर रहेगा प्लस d1²। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 52, तो यहाँ से एक साइड कितना हो जाएगा 13। तो इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिएगा और यहाँ पे 10 वाले वैल्यू को रख देंगे तो d2 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये हिस्ट्री विस्ट्री है। ठीक है, कुछ आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह करके, वेन डायग्राम बना करके, तो आंसर आएगा 750। तो दोस्तों ये हमारा था 4th फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन। होप यू हैव इंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस पर आप अपने इम्पॉर्टेंट जो आइडियाज़ हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।